नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते के कोर्ट की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजे की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में होते हुए ही केंद्र सरकार से पूछा कि जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है उनके डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत क्यों नहीं लिखा जा रहा है। अगर सरकार इनके लिए कोई स्कीम लागू करती है तो मरने वाले के परिवार को उसका फायदा कैसे दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें मांग की गई है कि कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हो रही है उनके परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में ये भी कहा गया है कि मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की सही वजह दर्ज की जानी चाहिए ताकि उनके परिवार को मुआवजा मिल सके। कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले को 11 जून को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और दीपक कंसल की तरफ से याचिका में दाखिल की गई है। इनमें कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा में मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है। पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा था। इस साल ऐसा नहीं किया गया। इस पर जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने पूछा कि क्या किसी राज्य ने अपनी तरफ से ऐसा मुआवजा दिया है। वकीलों ने कहा कि ऐसा किसी राज्य ने नहीं किया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजे को लेकर या डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कोई कॉमन गाइडलाइंस है। बेंच ने पूछा, मौत का कारण सांस लेने में दिक्कत या हार्ट फेल होना बताया जा रहा है। अगर मुआवजे को लेकर योजनाएं होगी तो आप लाभार्थी की पहचान कैसे करेंगे। क्या डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कोई कॉमन पॉलिसी है। क्या डेथ सर्टिफिकेट पर ये नहीं लिखा होना चाहिए कि मौत कोविड की वजह से हुई है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा, अस्पताल में मृतकों को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। न उनका पोस्टमार्टम होता है और न डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि मृत्यु का कारण कोरोना था। ऐसे में अगर मुआवजे की योजना शुरू भी होती है तो लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। वकील ने कहा कि सभी राज्यों को ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की सही वजह दर्ज करे ताकि उनके परिवार को मुआवजा मिल सके। बहस के दौरान गौरव बंसल ने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें आपदा की वजह से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है। जजों ने याचिका को अहम बताते हुए केंद्र से इस पर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना की मौत की वजह लिखने को लेकर सरकार की नीति और ICMR के निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखा जाए। केंद्र ये भी बताए कि क्या वो राज्यों को कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के लिए कहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना काल में फेबिफ्लू जैसी दवाइयां बांटने के बाद अब बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की मुश्किलें भी बढ़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर जनरल से मामले की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि दवाइयां बांटना सही था जब उन दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही हो। कोर्ट ने कहा कि DGHS जरूरतमंदों को दवाइयां बांटे। गंभीर के साथ ही आप विधायक प्रीति तोमर और आप विधायक प्रवीण कुमार पर भी आरोप लगे हैं। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। गंभीर दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा फेबिफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं। उन पर इन दवाओं की जमाखोरी का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल से इसकी जांच करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करे और कार्रवाई करे।
कोर्ट ने कहा चूंकि ये उल्लंघन ड्रग कंट्रोलर के दायरे में आता है, इसलिए एकत्र की गई सामग्री को दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर के दायरे में रखा जाए। ड्रग कंट्रोलर औषध जांच करेगा और स्टेटस रिपोर्ट 1 सप्ताह में दाखिल करेगा। दिल्ली में नेताओं द्वारा बड़ी मात्रा में लोगों को दवाएं उपलब्ध कराने के मामले पर ड्रग्स कंट्रोलर की तरफ से कहा गया कि हमें खुद जांच करनी होगी। ड्रग्स विभाग के द्वारा मुझे ये जानकारी दी गई है कि उनके पास 21 अधिकारी है और वो अभी ठीक से प्रशिक्षित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही है, ऐसे समय में कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को भारी मात्रा में खरीदना सही तरीका है क्या? सांसद गौतम गंभीर के मामले में कोर्ट ने कहा कि गंभीर ने इसे अच्छे इरादों के साथ किया होगा। हमारे सामने मुद्दा ये है कि क्या ये जिम्मेदार व्यवहार है। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को इस तरीके से जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं तो उन्हें DGHS को दवाइयां देनी चाहिए और DGHS जरूरतमंदों को बांटे। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में 3 मामलों की जांच होनी चाहिए। MP बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, प्रीति तोमर विधायक आप और प्रवीण कुमार विधायक आप पर आरोप लगे हैं। जहां तक गंभीर की बात है तो एक डॉक्टर गर्ग के लिखे पर्चे पर 2628 स्ट्रिप खरीदी और बांटी थी। कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में हमें पता चला कि वितरण के बाद गंभीर के पास 225 स्ट्रिप्स बचे थे जो कि DGHS को दे दिए गए हैं। इस पहलू को भी जांच करने की आवश्यकता है। उसमें ये देखना होगा कि कैसे एक पर्चे पर दवा विक्रेताओं ने इतनी बड़ी मात्रा में फेबिफ्लू दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में साफ साफ केस बन रहा है, इसलिए हमें सिर्फ इतना बताया जाए कि किस प्रावधान के तहत क्या कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के ब्रॉडकास्ट राइट होल्डर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म को गैर कानूनी तरीके से प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। दरअसल जी एंटरटेनमेंट ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि फिल्म की कई पायरेटेड कॉपी को विभिन्न वीडियो क्लिप अनाधिकृत रूप से देखने, डाउनलोड और स्टोरेज करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता के बीच सर्कुलेट की जा रही है और पायरेसी के चलते इसके लाइसेंसधारी और फिल्म में विभिन्न राइट्स होल्डर्स के हित गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इस याचिका के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये निर्देश भी जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की नई रिलीज राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की पायरेसी के खिलाफ अंतिम राहत देते हुए व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फिल्म की पायरेटेड प्रतियां साझा करना और या बेचने वाले अवैध अकाउंट को निलंबित करने का निर्देश दिया है। फिल्म की किसी भी प्रकार की पायरेसी के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा का आदेश देते हुए कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर फिल्म के किसी भी अनाधिकृत संग्रहण, पुनरुत्पादन, संचार, प्रसार, नकल, बिक्री के लिए पेशकश या प्रतियां उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी है। फिल्म के अधिकार धारक जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि फिल्म की कई पायरेटेड प्रतियां, साथ ही साथ विभिन्न वीडियो क्लिप को अनाधिकृत रूप से देखने, डाउनलोड करने और संग्रह करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता को प्रसारित किया जा रहा है। और जैसा कि अन्य लाइसेंसधारी और फिल्म में विभिन्न अधिकारी को धारक को इस तरह की चोरी के कारण इसके हितों को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया। अपने अधिकारों के संरक्षण में पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र साइबर डिजिटल अपराध इकाई को लिखित रूप से ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत पहले ही शुरू कर दी गई थी, जो कथित रूप से भुगतान की प्राप्ति की पायरेटेड प्रति साझा कर रहे हैं। वादी ने तर्क दिया कि व्हाट्सएप की सेवा की शर्तें स्पष्ट रूप से कहती हैं कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ता बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए शर्तों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट को निलंबित कर दिया जाना चाहिए और अंततः डिलीट कर दिया जाना चाहिए। उल्लंघन करने वाले खातों से व्हाट्सएप संचार पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा है कि ये संदेश स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि विचाराधीन ये विशेष अकाउंट से प्रतिवादी संख्या 9 की नीति की शर्तों के पूर्ण उल्लंघन में पूर्व दृष्टया उपयोग किए जा रहे हैं और कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला गया कि वादी ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया और सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है, क्योंकि एक पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो एक अपूर्ण क्षति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें नए सोशल मीडिया नियमों को रोकने का अनुरोध किया गया है। नए नियमों के तहत व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शेयर किए जाने वाले मैसेज के ओरिजिनेटर यानी कि सोर्स को ट्रैक करना जरूरी होगा। अगर उन्होंने सरकार के नए आईटी नियमों को नहीं माना तो उनका इंटरमीडिएटरी स्टेटस छिन जाएगा। व्हाट्सएप के मुताबिक ये यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन है। व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के तहत ओरिजिनेटर को ट्रेस करने के नियम को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस नए नियम के केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में नए आईटी नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू होने से रोकने के लिए भी प्रार्थना की गई है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगाए। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार के द्वारा लागू की गई नई पॉलिसी से प्राइवेसी खत्म हो रही है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ये भी कहना है कि भारत सरकार का सोशल मीडिया को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन भारतीय संविधान के मुताबिक यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन है। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को उस यूजर्स की पहचान बतानी होगी जिसने सबसे पहले किसी मैसेज को पोस्ट या शेयर किया है, जो कि गैर संवैधानिक है। व्हाट्सएप के अनुसार ट्रेस करने की नई नीति निजी कंपनियों को हर दिन भेजे जाने वाले अरबों संदेशों जैसे किसने क्या कहा और किसने क्या भेजा को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए मजबूर कर रही है। केवल इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म को आवश्यकता से अधिक डेटा एकत्र करना पड़ेगा। कानून के अनुसार व्हाट्सएप को केवल उन लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है जिन पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। व्हाट्सएप शिकायत में 2017 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, जो पुट्टुस्वामी के नाम से जाने वाले मामले में प्राइवेसी का समर्थन करता है। एक्सपर्ट्स ने व्हाट्सएप के तर्कों का समर्थन किया है। भारत सरकार ने नए डिजिटल नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की थी। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। नए सोशल मीडिया नियमों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जो 3 महीने की अवधि प्रदान की थी, जो 25 मई को समाप्त हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। दरअसल तरुण तेजपाल को गोवा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2013 में अपनी सहकर्मी के रेप, यौन उत्पीड़न और जबरन बंधक बनाने के सभी आरोपों से बरी कर दिया। सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है। नॉर्थ गोवा की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शमा जोशी ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहे, जिसके कारण तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया। गोवा सरकार ने तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में सत्र कोर्ट द्वारा बरी किए जाने को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गोवा में एक सत्र अदालत ने 21 मई को तेजपाल को बरी कर दिया था। तेजपाल पर गोवा में 2013 में एक लग्जरी होटल की लिफ्ट के भीतर अपनी महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। तेजपाल ने धारा 341 यानी कि गलत तरीके से रोकना, 342 यानी कि बुरी नियत से बंदी बनाना, 354 यानी कि हमला या छेड़खानी के इरादे से बल प्रयोग करना, 354A यानी कि यौन उत्पीड़न, 354B, 376(2)F और 376(2)K के तहत सुनवाई का सामना किया है। सत्र कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरी सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला ने किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे लगा हो कि वो यौन उत्पीड़न की पीड़ित है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड और सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाता है, क्योंकि पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है। अदालत ने जांच अधिकारी पर भी सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने ग्राउंड फ्लोर, पहली और दूसरी मंजिल के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए, लेकिन पहली मंजिल का फुटेज अदालत के समक्ष नहीं पेश किया। ये जांच में एक महत्वपूर्ण चूक है। अदालत ने ये भी कहा कि जांच अधिकारी ने 26 नवंबर 2013 के सीसीटीवी फुटेज से पीड़ित के बयान की तुलना नहीं की, जो इस मामले में सबसे तटस्थ सबूत था। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। बचाव पक्ष ने कहा कि जांच अधिकारी ने कुछ मामलों में, जैसे ग्रैंड हयात के ब्लॉक 7 की पहली मंजिल के सीसीटीवी फुटेज और पूरी तरह से सबूत नष्ट कर दिए, ये जानते हुए कि जांच अधिकारी के लिए जांच के माध्यम से सभी सबूत इकट्ठा करना आवश्यक है। अदालत ने उसी मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुनीता सावंत को भी फटकार लगाई, जिसमें वो गोवा की राज्य सरकार की ओर से शिकायतकर्ता थी। जज ने फैसले की कॉपी में लिखा, आरोपी ने मैसेज भेजकर उससे ये पूछने की कोशिश की थी कि वो कहाँ थी और उसने मिनटों के अंदर 2 बार एक ही मैसेज भेजा। ये स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अभियोक्ता पीड़ित नहीं थी और न ही भयभीत थी। ये आरोपी पर लगाए गए अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज कर देता है कि उक्त मैसेज के ठीक पहले आरोपी ने अभियोजक का फिर से यौन उत्पीड़न किया था। पीड़ित महिला ने शिकायत की थी कि तेजपाल ने 7 नवंबर 2013 और 8 नवंबर 2013 को होटल की लिफ्ट में उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता पक्ष का कहना है कि 8 नवंबर 2013 को पीड़िता के साथ फिर से छेड़छाड़ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्लैक फंगस की दवाओं को इंपोर्ट करने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि आपूर्ति कम है और इलाज जरूरी है। ऐसे में केंद्र को कम से कम एक तय समय के लिए कस्टम ड्यूटी और अन्य टैक्स में छूट पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत देते हुए कहा कि जब तक केंद्र इस पर फैसले नहीं लेता तब तक कोर्ट के आदेश के तहत दवा को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है। कोरोना वायरस के संकट के बीच ब्लैक फंगस की चुनौती का देश इस वक्त सामना कर रहा है। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए जिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है उन्हें विदेश से भी लाया जा रहा है। इसी मामले पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी। कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा कि जब तक कि केंद्र इस पर निर्णय नहीं ले लेता तब तक कोर्ट के आदेश के तहत ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति करता है तो उसे बॉन्ड देना होगा। इस आदेश को जारी करने से पहले ब्लैक फंगस की दवाओं के इंपोर्ट की ओर हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र को फिलहाल के लिए सीमा शुल्क और अन्य शुल्क में छूट पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, इलाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत में इसकी आपूर्ति भी कम है और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त दवा पूरे देश में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है, इसलिए हमारा विचार है कि केंद्र सरकार को दवा के आयात शुल्क को कम से कम उस अवधि के लिए पूरी तरह से माफ करने पर विचार करना चाहिए जबकि दवा की आपूर्ति बेहद कम है। भारत में ये दवाएं ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आवश्यक हैं। कोर्ट ने कहा, मांग और पूर्ति के बीच अंतर 1 घंटे से बढ़ रहा है, इसे युद्ध स्तर पर करना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि विश्व में कहीं भी ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खरीदने से कोई नहीं रोकता है। जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, अगर वो इसे खरीदने के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि दोनों सरकारों के बीच समान स्रोत के लिए प्रतियोगिता होनी चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा क्यों है, जबकि यही दवाई जान बचाने के काम में आ रही है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यही दवाइयां इस वक्त लोगों की जान बचा रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को ऐसी दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी हटा देनी चाहिए जब तक देश में इन दवाइयों की कमी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाइयों को मांगता है तो उसे सिर्फ बॉन्ड देने की जरूरत होगी, किसी तरह की ड्यूटी नहीं। ब्लैक फंगस की बीमारी में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की अभी भारत में कमी है, ऐसे में इसे बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। अभी अमेरिका ने भी इसी मोर्चे में भारत की मदद की बात कही है। वहीं भारत में इसके प्रोडक्शन पर भी फोकस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज नारदा मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है। 5 सदस्यीय पीठ ने अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है, जबकि मामला लंबित है। कोर्ट ने कहा कि हमारी संभावित राय ये है कि हम अंतरिम जमानत देंगे और फिर मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि इस मामले की सुनवाई में 1 या 2 सप्ताह का समय लगेगा। जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से कहा कि मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए नेता काफी प्रभावशाली है। कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दी, जो नारदा मामले में सीबीआई के 17 मई के गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में है। पीठ की अंतरिम जमानत के सवाल पर असहमति के कारण 4 नेताओं को 19 मई को हाउस अरेस्ट किया गया और मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस IP मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस अरिजीत मुखर्जी की पीठ ने गिरफ्तार नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने के बाद ये आदेश पारित किया, जिसमें खंडपीठ के 17 मई के 4 टीएमसी नेताओं के जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। पीठ ने शर्त रखी कि 4 नेता नारदा मामले में लंबित मुकदमे पर प्रेस बयान नहीं देंगे या मीडिया में चर्चा नहीं करेंगे। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत मामले में अंतिम आदेश के अधीन होगी और अगर सीबीआई अपनी याचिका में सफल होती है तो वो रद्द हो जाएगी। पीठ ने 2 लाख रुपए के एक निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत देने का फैसला सुनवाया। बुलाए जाने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होना होगा। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए ये कहा कि आरोपी लंबित मुकदमे को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली है। एसजी ने ये भी कहा कि आरोपियों में जनता की भावनाओं को भड़काकर भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता है, जो जांच या मुकदमे को प्रभावित कर सकती है। पीठ ने इस मौके पर सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या गिरफ्तार किए गए नेताओं को हिरासत में रखना आवश्यक है। उनमें से 2 कैबिनेट मंत्री और उनमें से 1 विधायक है, जब उन्हें 4 साल से अधिक समय तक जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि 4 साल से अधिक समय से जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए टीएमसी नेताओं को अब हाउस अरेस्ट में क्यों रखा जाना चाहिए, जब उन्हें महामारी के दौरान सार्वजनिक कार्य करने की आवश्यकता है। सॉलिसिटर जनरल ये भी चाहते थे कि अदालत एक शर्त रखे कि यदि आरोपियों को जांच या मुकदमे के लिए पेश होने के लिए कहा जाए तो आरोपी भीड़ इकट्ठा न करें या सार्वजनिक विरोध न करें। इसका आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी सुझाव दिया कि उन्हें वीसी के माध्यम से जांच के लिए पेश होने के लिए कहा जा सकता है। पीठ मुख्य मामले की सुनवाई सोमवार 31 मई दोपहर 12 बजे से करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।